हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर एजुकेटर रमा शर्मा। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में। ये पार्ट 2 है। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे और जो आपको पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में जब पीडीएफ मिलेगी तो अपडेटेड पीडीएफ मिलेगी सॉल्यूशंस के साथ में। यहाँ पर सिर्फ अभी हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करेंगे। सॉल्यूशन जो है आपको अपडेटेड वो टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, तो कल हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप कि आप लोगों ने ये सेशन देख लिया होगा। नहीं देखा है तो कल का सेशन जरूर देखिएगा। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। सारे पीडीएफ सारे क्वेश्चंस एक ही पीडीएफ में हैं, जिससे कि आपको अलग अलग पीडीएफ्स डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। यदि यूट्यूब चैनल को इस चैनल को करियर गोल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आपका ये जो सपोर्ट है ये ही हमको आगे लेके चलेगा। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी लोगों का है। और यू आर दी आप वो उन लोगों में से हो जो इस चैनल को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। इंडो इसराइल रिलेशन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। इंडिया इज इसराइल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया। भारत जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। एंड सेवेंथ लार्जेस्ट ग्लोबली, एशिया में सबसे बड़ा और सेवेंथ लार्जेस्ट ग्लोबली। और आपको पूछा है कि ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, ये इट वॉज कंडक्टेड बाई इसराइल टू वर्क विद इंडियन अथॉरिटीज ऑन द कोविड-19 रिस्पॉन्स। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव इंडक्टेड अ फैल्कन एवेक्स, जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये जो है इसराइल से आया है। ठीक है, ये इंडक्ट किया गया है इसराइल से। आप लोग अपने आंसर्स जो हैं कमेंट्स में करते रहें। कमेंट्स में ज़रूर आंसर करें। जितना आपको जो क्वेश्चन का लगता है वो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें। ठीक है, और इस सवाल का जो जवाब है वो तीनों ही सही हैं। भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इंडिया और इसराइल के बीच में कोविड-19 के दौर में चला। और फैल्कन एवेक्स ये जो है एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो इस फैल्कन एवेक्स की बात करें जरा। हाँ भाई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी। सो फैल्कन एवेक्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज फैल्कन एवेक्स? हम्म, फैल्कन एवेक्स, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये इंडिया का पहला एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इंडिया का पहला। ठीक है, ये कैपेबल टू डिटेक्ट, इट इज कैपेबल टू डिटेक्ट एनी एरियल थ्रेट। जो भी आपको एरियल थ्रेट हवा के माध्यम से, ठीक है, एयर के माध्यम से कोई भी एरियल थ्रेट होगा उसको ये डिटेक्ट कर पाएगा मोर इफेक्टिवली। ठीक है, मोर इफेक्टिवली देन ग्राउंड बेस्ड रडार। ठीक है, ग्राउंड बेस्ड रडार से ज्यादा कर पाएगा अच्छे तरीके से। रडार से आपको पता ही है, रेडियो, ठीक है, डिटेक्टिंग एंड इमेजिंग, ठीक है, का काम करते हैं। डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग का काम करते हैं रडार्स। तो ये हम ले रहे हैं कहाँ से? ये हम ले रहे हैं इसराइल से ले चुके हैं। और इट इज ऑल्सो कैपेबल to defend the Indian Air Force against
अगेंस्ट क्रूज मिसाइल्स। तो अपने पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उपकरण है। एंड हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है तो उससे भी निपटने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो आंसर है इसके 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस सवाल का जवाब आप पोल में देंगे। इंडिया हैज नीदर साइंड द न्यूक्लियर एनपीटी नॉर दी सीटीबीटी। इंडिया ने कभी साइन नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो है, रिसेंटली द G7 कंट्रीज अहेड ऑफ अ रिव्यू ऑफ एनपीटी 1970, 1970 का जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था उसका रिव्यू किया गया। एंड यहां पर हैव प्लेज्ड टू प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स स्प्रेडिंग एंड टू अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इसके लिए रिव्यू किया गया। और यहां पर रिव्यू किया गया कि किस तरीके से एटॉमिक वेपन्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो इसमें कौन सा सही है? हाँ जी, इसमें कौन सा सही है, आपको क्या लगता है? डिड इंडिया साइंड एनी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी? हम्म, कभी साइन किया है इंडिया ने? क्या लगता है आपको? इंडिया ने हमेशा रिफ्रेन किया। रिफ्रेन करने का मतलब है मना किया। इंडिया रिफ्रेंड, इंडिया ने कभी कभी साइन नहीं किया। 28 जनवरी के आसपास की ये न्यूज़ है, द प्रिंट में आई थी। ठीक है, और भी अलग अलग जगह आई थी, आप द प्रिंट का 28 जनवरी का एडिशन पढ़ सकते हैं। और न्यूज़ थी, व्हाट इज द न्यूक बैन ट्रीटी। न्यूक बैन ट्रीटी, अब ये न्यूक बैन ट्रीटी क्या है ये आप पढ़ेंगे। एंड वाई इंडिया एंड अदर न्यूक्लियर पावर्स हैव नॉट साइंड इट। तो ये ट्रीटी है जिसको रेटिफाई किया है 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने। और ये 22 जनवरी को न्यूक बैन ट्रीटी 50 कंट्रीज़ ने साइन करी, रेटिफाई करी। ठीक है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, किसी ने भी इसको साइन नहीं किया। तो ये ट्रीटी जो है न्यूक बैन ट्रीटी क्या है ये? इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आप लोगों को क्या कर देता है, एम करता है, इसका मेन एम है एट द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। टोटल एलिमिनेशन, न्यूक बैन, न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी है ये। 50 कंट्री इसको साइन कर चुके हैं लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, P5 कंट्रीज क्या इसको साइन करेंगी? P5 कंट्रीज ने भी नहीं किया। जो टॉप 9 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसको साइन नहीं किया। इसमें P5 भी हैं और 4 और भी हैं जिसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो इंडिया ने कभी भी नो एन पे ये इसको साइन किया ही नहीं। व्हाट इज द करेक्ट? 1 इज द करेक्ट एंड सेकंड इज द रॉन्ग। ठीक है, तो न्यूक बैन ट्रीटी पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आपको आइडिया हो तो इसका बता देना मेरे को, मैं एक न्यूक बैन ट्रीटी पर भी यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसको, न्यूक बैन ट्रीटी। इस पर एक वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सही जवाब था 1 ओनली। अगला अगला क्वेश्चन करेंगे विद रेफरेंस टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओपन सॉफ्टवेयर के, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में आपसे ये पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड, जो अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। या इट अलाउज एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू बेस्ट फिट देयर नीड्स। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपनी नीड्स के हिसाब से, ठीक है, इसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई, इसीलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं इसमें। इसके बारे में और चीज़ें आप जान सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है,
और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि रिलीज हुआ है अंडर द लाइसेंस, जिसके अंतर्गत कॉपीराइट होल्डर जो है वो उसको पूरा पूरा राइट होता है इसको यूज करने का, इसको स्टडी करने का, इसको मॉडिफाई करने का। जो भी ये सॉफ्टवेयर खरीदेगा उसको पूरा अधिकार है। इवन ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सॉफ्टवेयर सोर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सोर्स कोड मिलता है, ठीक है, हर किसी को मिल सकता है, किसी भी पर्पस के लिए मिल सकता है। याद रखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये एक कोलैबोरेटेड डेवलप किया गया है। इट इज डेवलप्ड अंडर अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर, ठीक है। तो एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो प्राइम एग्जांपल्स क्या है इसके, जैसे कि एचटीटीपी ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है। एचटीटीपी सर्वर्स जो है, इसका जो अपाचे एचटीटीपी है दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स, ठीक है। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, वो सब हैं। इंटरनेट ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, क्रोमियम, ठीक है, फ्रीवेयर गूगल क्रोम, ये सब जो हैं इसके ओपन सोर्स एग्जाम्पल्स हैं। सही जवाब है दोनों। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोनियाक्स। अब ये कोनियाक्स क्या बवाले में, कोनियाक्स, व्हाट इज कोनियाक्स? कोनियाक इज द लार्जेस्ट ट्राइब फॉलोड बाय ओ, तांग, खुल, सेमा, अंगामी इन नागालैंड, ठीक है। दूसरा, ओलिंग मोन्यू इज द वन ऑफ देयर सिग्निफिकेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन सा इसमें सही है। कोनियाक ट्राइब, ठीक है, बताइए। बोलो बेटा। कोनियाक ट्राइब, तो ये इट इज द लार्जेस्ट नागा ट्राइब, इट इज द लार्जेस्ट नागा ट्राइब, पहली बात। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कहाँ मिलते हैं इनकी जो जगह हैं, जो प्लेसेस है, वो प्लेसेस हैं, तीरप नाम की एक जगह है जहां पर ये मिलते हैं नागालैंड में, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है लॉन्ग डिंग, वहां मिलते हैं ये। और ये अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं नागालैंड के वहां पे। तो जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश आसाम का, आसाम में भी मिलते हैं ये, आसाम में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से ये मिलते हैं। तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। तीरप डिस्ट्रिक्ट में एक चेंगलेंग करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मिलते हैं। तो इनका जो फेस्टिवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओलिंग मोन्यू, ये अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी सही है। ये इनका सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, ठीक है, ये इनका सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है। आप लोगों को कुछ भी यदि समझ में ना आए तो बता दीजिएगा मेरे को। ओलियंग मोन्यू, इसको सेलिब्रेट करते हैं कोनियाक नागा पीपल। कोनियाक पीपल जो है 17 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स में से एक हैं नागालैंड की। नागालैंड में टोटल कितनी ट्राइब हैं? 17 ट्राइब्स हैं। 17 में से सबसे बड़ी ट्राइब यही है। और अपने पास्ट ट्रेडिशन की वजह से ये लोग जो हैं काफी ज्यादा जाने जाते हैं। इनका ट्रेडिशन क्या है? इनका ट्रेडिशन है हेड हंटिंग। हेड हंटिंग इनका ट्रेडिशन है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। डीआरडीओ से संबंधित ये सवाल है, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से। डीआरडीओ से संबंधित सवाल है। डीआरडीओ इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1958 फ्रॉम द एमलगमेशन ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसको मिला दिया गया था इसमें। एंड किसके साथ मिलाया था? डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP के साथ, विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं है। ये बात सही है कि इसको 1958 में मिला दिया गया था डीएसओ के साथ में, डीटीडीपी और टीडीई को। तो दूसरा आंसर सही है। डीआरडीओ किसके अंतर्गत आता है, आप हमें बताएंगे पोल में। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ठीक है, किसके अंदर आता है? इंडियन डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल, सवानाज ज्योग्राफी से है। रिगार्डिंग द सवानाज आपसे सवाल पूछा है। सवानाज ग्रो इन 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से इस लैटिट्यूड में ये उगते हैं। ग्रासेस एंड ट्रीज आर ग्रो, ठीक है, इन द सवाना हैव अडॉप्टेड टू लाइफ विद लिटिल वाटर एंड हॉट टेम्परेचर। अब भैया 40 डिग्री से 60 डिग्री आप जा रहे हो, ठीक है, ये इक्वेटर के सवाना मिलेंगे आपको वहां पे? हाँ भाई, सवाना मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ग्रासेस और ट्रीज जो सवाना में ग्रो होते हैं वो सही बात है कि कम पानी है, हॉट टेम्परेचर है। आप हॉट टेम्परेचर कहाँ, 60 डिग्री पे आपको हॉट टेम्परेचर मिल रहा है क्या? 60 डिग्री पे आपका फ्रिजिड जोन शुरू हो जाएगा 66.5 से ऊपर, पता है आपका फ्रिजिड जोन। ये अगर इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपका यहाँ पर, यहाँ से ऊपर ये 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है 23.5 डिग्री साउथ, और इधर 23.5 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री साउथ है। इधर जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा? टेम्परेचर मैम कम होगा। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे टेम्परेचर कम होते चला जाएगा। तो ये तो गलत है ना, ये तो हॉट क्लाइमेट में होते हैं, तो आंसर है ओनली बी। अगला सवाल, आर्टिकल 148 पॉलिटी से है ये क्वेश्चन। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग ऑफ इंडिया। कैग कंट्रोल करता है एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। आज मैंने पॉलिटी की क्लास में भी कैग से रिलेटेड एक सवाल कराया था। ऑफ द कंट्री एट बोथ द सेंटर एंड स्टेट लेवल। कैग होल्ड करता है ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनसे आता है सवाल। तो आर्टिकल 148 है क्या है? आर्टिकल 148 है क्या कैग का? बताइए कौन सा आर्टिकल है? हाँ भाई, आर्टिकल फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट ऑफिस है क्या कैग? हाँ जी, इंडिपेंडेंट ऑफिस है क्या कैग? नॉट करेक्ट, आपसे पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ये सही है, ये भी सही है। होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है, ठीक है। आंसर है 3 ओनली, नॉट करेक्ट। अगले सवाल में आप मुझे बताएंगे कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से नहीं करता तो कैसे करते हैं? कैग होल्ड्स द ऑफिस एट हुज प्लेजर, आप ये बताएंगे। अगला आपका है एक्वामेशन। एक्वामेशन हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज। एक्वामेशन हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है ये? मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसको क्या डिस्क्राइब करता है एक्वामेशन? सोचिए और बताइए। एक्वामेशन, एक्वा जो शब्द है दैट इज रिलेटेड विद वाटर, है ना। अगर ये रिलेटेड विद वाटर है मतलब कि यहां पर आग नहीं लगेगी। हाँ, ये बात तो हमको समझ में आ गई। एक्वामेशन, इसको और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो फिर से पानी आ गया, है ना। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस क्या है भाई? ऑल्सो नोन एज, क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस जिसके अंतर्गत इन विच
द डेड बॉडी इज इमर्स्ड, डेड बॉडी को किसके अंतर्गत डाल देते हैं, इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं, इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए स्ट्रॉन्ग alkali in pressurized मेटल सिलेंडर। अब इस एल्कली की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी जो है डिके हो जाती है, फ्यू आवर्स में पूरी बॉडी डिके हो जाती है, फॉर अ फ्यू आवर्स। तो ना आग लगे, ठीक है, पहले क्या था कि वो एक मशीन में अंदर डालते थे और उसमें जल जाता था पूरा विद इन सेकेंड्स, लेकिन उसमें आग लगती थी। तो ये फ्लेमलेस क्रेमेशन है, दाह संस्कार का ज्वलनशील, फ्लेमलेस है, ज्वलनशील कोई होगा, ज्वलन रहित होगा, दाह संस्कार, ठीक है। अगला सवाल, म्यूटेशन इज अ सिंगल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। म्यूटेशन एक सिंगल चेंज है किसी भी वायरस के जीन में, एक सिंगल चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। और वेरिएंट जो हम देखते हैं, क्योंकि कोविड के हमने काफी सारे वेरिएंट्स देखे, वेरिएंट पूरा एक होल सीक्वेंस ऑफ वायरस है विच में कंटेन वन और मोर म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब एक जीन, एक सिंगल चेंज, और वेरिएंट जैसे कि कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें क्या है, पूरी ही चीजें चेंज हो जाती हैं। दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, ठीक है, सॉरी। ठीक है, दोनों ही बातें अपनी सही हैं। साइंस एंड टेक से ये सवाल था। फिर से कह रहा हूं कि इनके जो आपको डिस्क्रिप्शन है, इनका जो आपको सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो एनर्जी क्रॉप्स। बायो एनर्जी क्रॉप्स के संदर्भ में आप ये बताएंगे, इसका आंसर लगाएंगे आप, क्या होगा। बायो एनर्जी क्रॉप्स कैन इंड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट इन द एरियाज वेयर दे आर कल्टिवेटेड। जहां कल्टीवेट करी जाती हैं वहां पे शीतलन प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं बायो एनर्जी। वीट, कॉर्न, मेन एडेबल ऑयल सीड्स, जिसमें तिलहन हमको बोलते हैं, जिसमें से हमें तेल मिलता है, मूंगफली हो गई, तिल हो गई, शुगर केन, गन्ना, ये सारी क्रॉप्स जो हैं बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं। ये तो तुमने सी सेट में भी पढ़ा है पैसेजेस के अंदर, कॉर्न वगैरह ये सब क्या है, बायो एनर्जी है। तो दोनों ही सही हैं इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल बी अवेलेबल इन दी ड्यूरिंग दी स्ट्रीमिंग, ठीक है। 31st क्वेश्चन है आपको 103rd कह रहे हो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो हुआ उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिए हैं कि इट इंट्रोड्यूस द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा एंड इट अमेंडेड आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है भाई, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो 1 ओनली गलत आंसर, 2 ओनली गलत आंसर, दोनों ही करेक्ट नहीं है, ये भी गलत है। आंसर क्या हुआ, नीदर 1 नॉट 2। कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहो कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ये ईडब्ल्यूएस कोटा जो 10% का आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, ये 2019 के इस एक्ट के अंतर्गत आया, अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। अगला सवाल, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या। द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड नाफेड हैव लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आजकल हर चीज वन वन चल रही है,
ब्रांड अंडर द PMFME स्कीम। तो ये आई तो थी जून 29, 2020 में प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी आत्मनिर्भर भारत, अंडर आत्मनिर्भर भारत। बताइए, ठीक है। और यहां पर इन्होंने वोकल फॉर लोकल, हमने जो अभियान देखा वोकल फॉर लोकल कि लोकल प्रोडक्ट्स आप यूज करें, उस कैंपेन के अंतर्गत टू प्रोवाइड द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो इसका मतलब मैम क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आई थी, ये सही है। और इसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट होगा जिसको क्या किया जाएगा, नाफिड के अंतर्गत और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। ब्रांड्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स के, हर डिस्ट्रिक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जाना जाएगा, वोकल फॉर लोकल, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकें। आंसर इसका सी है, दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा से, आप सभी ने सुना होगा, आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द किंग अनंत वर्मन, ठीक है, शोड गंगा देव एंड द ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा बाई द सेलर्स। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्या इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं ना? ये गलत है। पहला वाला सही है। ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं फिर, कोई बता सकता है? Which heritage site is known as Black Pagoda by the sailors? बोलो बेटा, ब्लैक पगोड़ा। तो ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं? सन टेम्पल को बोलते हैं, सन टेम्पल कोणार्क। क्यों बोलते हैं इसको ऐसे, इसके बारे में बताते हैं कि इसके अंदर ना इस सन टेम्पल को अभी मैंने रिसेंटली कब देखा, मैंने कल एक कार्टून देख रहे थे मैं अपनी बेटी का, और उसमें वो कार्टून में मतलब ये बच्चे घूमने गए थे तो उनके टीचर्स उनको बता रहे थे। तो इसमें बताते हैं कि यहाँ पर सीमेंट नहीं लगाया गया था, पत्थरों के बीच में मैग्नेट्स लगाए गए थे, और ये मैग्नेट्स लगाए गए थे, और जो आपका सन टेम्पल के अंदर मेन जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगाया गया था, वो मैग्नेट इन मैग्नेट्स को बांधे हुए रखा था, मतलब आकर्षित रखता था, सॉरी अपना क्या कहते हैं उसको, दूर रखता था, जिससे कि ये दीवारें एकदम टिकी हुई थी। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब होता क्या था कि सेलर्स क्या जब आते थे आपके ईस्टर्न कोस्ट पे, जब सेलर्स आते थे तो उनके कंपास खराब हो जाते थे। ये सन टेम्पल के अंदर जो मैग्नेट था, उस मैग्नेट की वजह से उनके कंपास खराब हो जाते थे। तो बाद में जो है, जो आपका मेन एकदम जो सुप्रीम मैग्नेट था टेम्पल के अंदर, उस सुप्रीम मैग्नेट को इन्होंने, जब ब्रिटिश रूल अपने यहाँ पे शुरू हुआ तो उसको तोड़वा दिया, ताकि जो है यहाँ पर शिप्स के कंपास खराब ना हो। ऐसी एक स्टोरी बताते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। सन टेम्पल को बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। अगला चलेंगे, क्योंकि आप देखिए ना वो आपकी मैग्नेट भी ब्लैक कलर की होती है। ओमी श्योर किट के बारे में आपसे पूछा है। ओमी श्योर, इट इज अ मेड इन इंडिया RT-PCR किट अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, and it uses as gene target failure strategy and eliminates the step involving genome sequencing। इस सवाल का आप जवाब देंगे। एक बार ये देख लेते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चले कि हम इतनी देर से पढ़ा ही रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। दोनों ही सही हैं इसमें भी, ठीक है, इसमें भी दोनों ही सही हैं। बोथ 1 and 2 आर बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एस जीन टारगेट फेलियर, ये सारी टेक्निक्स वगैरह जो है मैं आपको पोल में, इसमें PDF में दे दूंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन शैल बी हिंदी इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। शैल बी, ठीक है। और आपसे पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट।
तो पहला गलत है, हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट है। आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है हिंदी दिवस काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर में। और ये वाला सही है, इंग्लिश जो है प्राइमरी भाषा है किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इट इज द ओनली, आपको चीता के बारे में पूछा है, चीता के बारे में। यह एकमात्र ऐसा मांसाहारी जीव है जिसे अति शिकार के कारण भारत से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शिकार करता था। अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से ज्यादा बड़ा होता है, और अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों ही IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध इन दोनों को किया गया है। आपको बताना है इसमें सही क्या है, सही क्या है। तो दोनों, ये दोनों गलत है। एशिया का चीता बड़ा होता है, एशियाई टाइगर, ठीक है, एशियन टाइगर ज्यादा बड़ा होता है, सॉरी एशियन चीता। चीता इज सिमिलर टू टाइगर, बट चीता मतलब अलग होता है, टाइगर अलग होता है। एक में टाइगर में रेड स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप्स, चीता के अंदर डॉट्स होते हैं, ऐसे। ये अंतर है दोनों के, पहचानने का जो अंतर है वो ये है। तो पहला वाला सही है, मतलब सॉरी, ये पहला और दूसरा सही है, ठीक है। अफ्रीका का चीता जो है IUCN की लिस्ट में नहीं है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एशिया का चीता छोटा होता है अफ्रीका के चीता से, अफ्रीकन चीता से साइज में छोटा होता है। अगला सवाल, आपको उजाला स्कीम के बारे में पूछा है। उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है, और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहां पर, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का काम किया है इस पूरे प्रोग्राम के लिए। आप बताएंगे सही जवाब क्या है। So which is the implementing agency for the Ujala scheme? तो ये गलत है भैया, ये सही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी है, फ्री में बांटे गए थे, फ्री में। और इसको जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज EESL। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज द EESL, जिसका पूरा नाम है द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है, PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। तो NTCL इज द रॉन्ग आंसर, EESL इज द राइट आंसर। सो द वन ओनली इज द करेक्ट वन। आपको पूछा है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हेरेसमेंट, पॉश एक्ट 2013, विशाखा गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है ये। And it is based on the Vishakha guidelines given by the Supreme Court in the Vishakha and others versus State of Rajasthan 1917 case. And as per the act, every employer जो मालिक है is required to constitute an internal complaint committee at each office or branch with 10 or more employees। जहां पे 10 से या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी खोली जाएगी। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज, सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज हुई अभी रिसेंटली इन जनवरी। तो इट इज डेजिग्नेटेड टू द प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स। और किसके बीच में हुई? इंडिया और US के बीच में। आपको ये एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, किस किस के बीच में हुई, और किस चीज को यहाँ पर यूज किया गया। एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए हुई क्या, आपको बताना है। तो ये इंडिया और US के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, एनुअल एक्सरसाइज नहीं है। पहला सही जवाब है, दूसरा गलत है। अपन तो क्या करते हैं, वज्र प्रहार वगैरह करते हैं ना US के साथ में, अपन तो वज्र प्रहार वगैरह करते हैं US के साथ में। सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज, सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये यूएस लेड मल्टीनेशनल है,
मल्टीनेशनल, ठीक है। और जीएस पेपर 3 के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस लेड मल्टीनेशनल, इसमें कौन कौन था? इसमें इंडिया तो था ही था, साथ ही साथ इसमें जापान था, क्वाड कंट्रीज थे पूरे, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, कनाडा था, वो कैसे दूर जा सकता है इससे, साउथ कोरिया था, ये भी इनके साथ में मिल चुके हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ? पैसिफिक ओशियन में हुई थी, पैसिफिक ओशियन में। तो खाली इंडिया नहीं था, इंडिया के साथ एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, और बायलेटरल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है? वन ओनली। और आज का आखिरी सवाल, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स की एक्सरसाइज तो है ही, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, चाइनीज एग्रेशन को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई। और यहाँ पर ये एनुअल एक्सरसाइज है, लेकिन बायलेटरल नहीं है, इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, हर साल होगी। और इसका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग उसको देख सकते हैं इन दी पीडीएफ, जो मैं डाल दूंगा, आई थिंक कल मैं डाल दूंगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कैंपेनिंग। लास्ट सवाल है आज का, हाँ जी, आज का आखिरी सवाल। क्या है इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे आप लोग पोल में, सॉरी पोल, वो सुबह से शाम तक पोल कहते कहते आदत पड़ गई है पोल की। A candidate can be disqualified for spending more than prescribed limit for election campaign. इलेक्शन कैंपेन ने स्टेट इलेक्शन के लिए और सेंट्रल इलेक्शन के लिए, एमपी एमएलए के इलेक्शंस के लिए एक मतलब लिमिट प्रेस्क्राइब करी है कि वो लोग इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। ये सही बात है कि अगर इससे ज़्यादा किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। एंड देयर इज नो कैप ऑन अ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर फॉर कैंपेनिंग। कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता है, कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर सकती है। मतलब कान सीधा नहीं पकड़ना है, लेकिन घुमा के पकड़ना है, ठीक है। ये भी सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रमोट करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए कितना भी खर्च कर सकती है। तो ये आज के 20 सवाल थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। हिंदी में भी दे रखे हैं जिनको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो। और इसका जो पूरा पीडीएफ है 40 क्वेश्चंस का विद आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन समझने लायक उतना होगा, तो वो आपको मिलेगा। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मेरा कोड रमा लाइव है। इस कोड का यूज़ करके अगर आज तक आपने अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, कोई भी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप मेरी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अभी बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं। आपको 1 साल 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने, 2 साल 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीजेस फ्री मिल रही हैं, बुक्स फ्री मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। और आप जरूर जो है मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखें, मेरे प्लस कोर्सेज को देखें। 13 तारीख से आपके नए कोर्सेज आ रहे हैं, लिंक सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। नीचे मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, मेरा कोड दे रखा है, टेलीग्राम चैनल्स दे रखे हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगी। सो आज के सेशन को यहीं अंत करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलते हैं कल सुबह।